नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। इस देश में एक संगीन सवाल है, जो व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती रहता है। समाज को संदेह की नज़र से देखता है और ये सवाल है महिलाओं की सुरक्षा का, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों का। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, तो पूरा देश दहल गया, उबल गया। कानून बनाया गया और यह दावा किया गया कि इस बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंकड़ा कहता है कि 2012 में रेप के मामले 25,000 थे और ठीक अगले साल 2013 में उनकी संख्या 33,000 हो गई और 2016 में 39,000 बलात्कार के मामले हुए। यानी कि कानून जो है वो इस समाज पर अंकुश लगाने में नाकाम है। यह समाज लगातार महिलाओं के खिलाफ बेरहम बर्बर होता चला जा रहा है। कारण क्या है? आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं, वो निर्भया केस जो था, उस निर्भया लड़की की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है? क्यों ऐसा है कि कानून बना, उसके बाद भी अपराध की संख्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ती चली गई और आज कोलकाता में जो कांड हुआ, उसने भी फिर एक बार देश को दहलाया है। ये क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो आंसर है एक ही है कि मानसिकता। कानून हम कितना भी मजबूत बना लें, कानून में हम कितना भी संशोधन कर लें, जो कि निर्भया केस के बाद 2012 में जब निर्भया के साथ दिल्ली की राजधानी में 8 बजे रात को ये घटना हुई, 6 दरिंदों ने उस बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम किया, बहुत ही क्रूअल तरीके से उनका रेप करा और उनका मर्डर करा। उसके बाद बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई कि बहुत सारे कानून में बदलाव की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म की भी बात की गई वहाँ पर। और फिर हमने CRPC जो हमारा है, भारतीय दंड संहिता, IPC, जुवेनाइल एक्ट और साथ ही साथ पोक्सो एक्ट में हमने बहुत सारे संशोधन किए। लेकिन उन संशोधन का आउटपुट क्या, रिजल्ट्स क्या? क्योंकि जो मैकेनिज्म हमने डेवलप किया उन कानूनों के इन्फोर्समेंट का, उनके परिवर्तन करने का, उनके लागू करने का, उस पर तो काम ही नहीं किया हमने। और इसीलिए 2013, 14, 16 में जितना भी संशोधन कानूनों में हुए, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से ना होने की वजह से जो डेटा हमारे पास कन्विक्शन का आना चाहिए था, जो डर का माहौल होना चाहिए था, जो कानूनी व्यवस्था जो है, कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का लोगों में डर होना चाहिए था, वो तो दिखाई ही नहीं दिया। वो दिखाई नहीं दिया। जैसे कि सर आपने अभी आंकड़े बताए कि 2012 में कितनी घटनाएं हुई रेप की, उसके बाद 2013 में बढ़ रही हैं, 2014 में, और निरंतर इवन कि अभी कोलकाता में हमने देखा अभ्या, एक हॉस्पिटल के अंदर जो बेटी वर्किंग है, जो काम कर रही है, जो नेशन को सर्व कर रही है, जो समाज में कंट्रीब्यूट कर रही है, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के रात में जब वो सो रही है, उस पर अटैक करके उसके साथ अपराध किया जाता है। तो इन सब के पीछे कारण तो ये है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं उनके अंदर डर नहीं है। और जब डर कैसे पैदा होगा उनके अंदर? कि जो आपने कानून बनाए, उन कानूनों का टाइम बाउंड, फास्ट ट्रैक डिसीजन हो और समाज में मैसेज डिलीवर हो कि इस व्यक्ति ने अपराध किया था, इसको 2 महीने में, इसको 4 महीने में, इसको 1 साल में सजा हो गई। लेकिन ये सब करने में, सजा दिला पाने में हमारे पूरे सिस्टम का फेल्योर है। क्योंकि NCRB का डेटा, ये सीमा नहीं कह रही, ये NCRB का डेटा कह रहा है कि आउट ऑफ 100 में 27-28% कन्विक्शन रेट है। तो जो बाकी अपराधी हैं वो हैं कहाँ? या तो वो बेल पर बाहर छूट गए हैं, या उनका एक्विटल हो गया है, या वो फिर जेल में उनके मैटर पेंडिंग है, वो जेल में मौजूद है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि 83% जो अक्यूज्ड होते हैं वो छूट जाते हैं। कन्विक्शन रेट जो है ना 27% के आसपास का ही है। आप निर्भया कांड की वकील थी, जब वो घटना हुई तो आप ट्रेनी थी और आप आई, आप उनकी माँ के साथ खड़ा हुई। खड़ा होकर के आपने उस लड़ाई को लड़ा बिना पैसे के,
लेकिन आपको लगा कि नहीं, ये लड़ाई इस देश की हर बेटी को लड़ना चाहिए, और उस समय देश सड़कों पर था। लेकिन निर्भया जैसी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ अपराध होता है, लेकिन सही वकील और सही आदमी के साथ खड़ा होने की कमी के कारण वो सह जाती हैं, चुप रह जाती हैं। आप पेशे में हैं, आप ये महसूस करती होंगी। देखिए, जिस दिन निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था, मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ चीज़ों को, कि जिस दिन अपराध हुआ 16 दिसंबर 2012 की बात है। मैं उस समय रजिस्टर्ड लॉयर थी, 2006 का मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं 18 साल हो गए हैं एज ए लॉयर। वर्क करते हुए मुझे करीब 10-12 साल हो गए। निर्भया केस ही मेरी ज़िंदगी का, मुझे लगता है, सब कुछ बन गया था। मुझे लग रहा था कि ये बेटी, जिस दिन उसके साथ अपराध हुआ और सुबह जब ही हमने 17 तारीख को न्यूज़ देखी, उस दिन पूरा दिन परेशान थी, एक छटपटाहट थी अंदर। और जब ये चीज़ें मीडिया में चल रही तो मैं मुखर्जी नगर में, जहाँ आईएएस की तैयारी भी मैं कर रही थी, मेरे पीजी में करीब 20-25 गर्ल्स थे। उनके घर से फ़ोन आने लगा कि आप दिल्ली में सेफ़ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, आईएएस अधिकारी या जज तो तब बनोगी जब आप जिंदा रहोगी, आप घर वापस आ जाओ। और मैं लड़कियों को रोक रही थी कि नहीं, इस देश पर इक्वल हमारा भी अधिकार है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बढ़ने का अधिकार है। जिन्होंने अपराध किया उनको सज़ा दिलानी है, हम क्यों पीछे हट रहे हैं। तो एक ऐसा पीजी में माहौल बना हुआ था, इतने सारे सवाल थे मन में। तो उसी दिन राणा सर, मैंने ये डिसाइड किया था कि ये डर का माहौल जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारी बेटियों के साथ अपराध कर रहे हैं, उनको सज़ा दिलाना, ये एज ए एडवोकेट मेरी जिम्मेदारी है। वो निर्भया मेरी भी बहन हो सकती थी, वो किसी घर की भी बेटी हो सकती थी। तो शुरुआत में जब ये प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट के पास में, राष्ट्रपति भवन के पास, आप देखेंगे एक पोल पर लड़की खड़ी हुई है। मैंने उस दिन से ही वो रोड पर, सड़क पर मैंने लड़ाई निर्भया के लिए शुरू कर दी थी। कोर्ट में तो जब 7 जनवरी 2013 को चार्जशीट फाइल हुई साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ भी मैं थी। लेकिन उससे पहले हम रोड पर ये लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा, आपने जो बताया कि बहुत सारे एडवोकेट्स की ऐसे ज़रूरत होती है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए ये सिस्टम चल भी रहा है। इसीलिए मेरे देश की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हमारे कानून का भी पालन है। लेकिन काम सबसे ज़्यादा वहाँ करना है जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो लोग हमारी बेटियों को मार रहे हैं, जो उन्हें ऑब्जेक्ट समझते हैं। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने प्रोग्रेस भी किया है, हर फील्ड में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, मीडिया में हैं, हर जगह पर हैं। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना, और जो लोग ऐसी मानसिकता रख रहे हैं, उनकी मानसिकता पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सीमा, ये कहने भर का मामला है। कहने में तो लगता है कि हाँ, ये ज़रूरी है। कहने में लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कहने में लगता है कि इस तरह की व्यवस्था इस देश में बहाल की जानी चाहिए, ताकि महिलाओं को हर जगह पर जाकर के काम करने की आज़ादी हो। एक आंकड़ा मेरे पास है, पिछले 2 महीने का है। पिछले 2 महीनों में 139 रेप के मामले रजिस्टर्ड हैं। 93 ऐसे मामले रहे हैं जो 13 से 18 साल की बच्चियों के खिलाफ रेप के मामले हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा। अब जब ऐसा माहौल हो और आंकड़ा ये कहता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पहचान के होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, इससे में बच्चियों को, लड़कियों को सेफ जोन में लेकर के जाना परिवार के लिए चिंता का कारण तो है ही, समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोग पहचान में नहीं आते हैं। वो आस-पास आते हैं, घर आते हैं, जाते हैं, आपके परिवार के संपर्क में रहते हैं और फिर वो इस तरीके से हरकत कर जाते हैं। ये आंकड़ा सर वो है जो हम लोगों ने कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते और जो रिलेटिव्स के द्वारा हो रहे हैं दबा दिए जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अगेंस्ट में क्राइम हो रहे हैं, वो तो बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, आपने 60% बताए, कभी कभी ये आंकड़े 90% भी पहुंच सकते हैं। और मीटू जैसा जब कैंपेन चलता है तो 20 साल से जिन फीमेल के साथ ये अपराध हुए वो भी खुल कर के कहती है मैं भी पीड़ित हूँ,
मैं भी पीड़ित रह चुकी हूँ। तो सोसाइटी का जो हिडन फेस है वो निकल कर के सामने आता है कि क्या एज ए सोसाइटी हम अपनी फीमेल को क्या सर्व कर रहे हैं, उनको एक हम वो माहौल नहीं दे रहे। अगर इन केसेस की बात करें जो बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि सर रोड पर जब निकल रहे हैं, निर्भया रोड पर निकली 8 बजे, उनके साथ अपराध हो गया। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये आता है, काम करना मुश्किल हो जाता है कि जहाँ घर के अंदर क्राइम हो रहा है। मेरे पास एक केस है, एक बिटिया है नोएडा की, वो मेरे पास आई है, अभी उसकी उम्र है 21 साल। मुझे उसने बताया कि मैम जब मैं 14 साल की थी, मेरे अपने सगे मौसी के 2 बेटों ने मेरे साथ रेप करा, और रेप करने के बाद जब मैं बहुत डर गई, मैंने अपनी मदर को बताया तो उनकी माँ का कहना है कि अगर तूने बताया तो बदनामी होगी, रिश्तेदारी टूट जाएगी, तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी भी करनी है। अब शादी जिन लोगों ने बेटी को ही चरित्रहीन मान लिया हो रेप केस में, वो कैसे उस बेटी को आसानी से वो समाज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, इस बिटिया के साथ रेप हुआ था, कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटी की बहू बनाऊंगा, मैं इसका पार्टनर बनूंगा क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है। नहीं, उसको वो जोड़ देते हैं उस क्राइम को उसके कैरेक्टर से, उसकी पवित्रता से, कि वो पवित्र नहीं रही है। अभी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे समाज में। तो इसी वजह से बहुत सारे परिवार जो है, उनकी बेटियों के साथ अपराध हो रहे, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे। कई दफ़ा मैंने ये भी महसूस किया है कि बलात्कार के जो आरोपी होते हैं या बलात्कारी ही होते हैं, ठीक है, कानून की भाषा में आप जब तक कन्विक्शन नहीं होती तब तक आप आरोपी कहती हैं, वो ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं और फिर वो उन बच्चियों को जो पीड़िता हैं, उनको डराने, धमकाने और अपने खिलाफ जो मुकदमा है वापस लेने का दबाव डालते हैं। ये अलग अलग तरह की चुनौती है और इसमें कहीं न कहीं पुलिस की भी मिलीभगत होती है। बिल्कुल, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और जो केस मैं आपको डिस्कस कर रही थी जिस बिटिया का, उसका मैं कंटिन्यू बताना चाहती हूँ कि राना जी, उसमें क्या है कि वो बेटी जब उसने बताया अपनी माँ को, उन्होंने मना कर दिया। अब जब वो बेटी समाज के सामने, जब वो रिलेटिव्स में किसी के यहाँ मैरिज होती है, जाती है, तो वो लड़के उसको देख कर के हंसते हैं, उसको अभी भी बैड टच करते हैं। आपने एक देश की जीती जागती इंसान, वो बेटी को जिंदा लाश बना करके इस समाज ने छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये सामाजिक ताने बाने के वजह से, ये स्ट्रक्चर के वजह से, ये उनके अंदर कानून का डर ना होने के वजह से, परिवार का उस बेटी को साथ ना देने के वजह से, और ऐसी मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुई है कि वो बेटी ने अगर वो केस आगे ओपन करा तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। उसको मुकदमा भी लड़ना है केस में, उसको थाने भी जाना है, कहाँ से पैसे आएंगे। फिनांशली तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी 21 साल की लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो उसकी डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स पर है। पेरेंट्स कह रहे हैं आप केस नहीं करोगी, तो उसके लिए जगह कहाँ पर है। दूसरा आपने जो बताया सर, आज ही मैं अभी अपने ऑफिस से आ रही हूँ, मैंने एक केस, एक फीमेल आई, उनका केस है रेप उनके साथ हुआ, बेल ग्रांट कर दी गई, एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई रेप के केस में। आप सोचिए, जबकि रेप केसेस में 376 जब लगा हुआ है, 34 लगा हुआ है, उसमें 506 लगा हुआ है, कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, बेल जब ग्रांट कर दी, उसके बाद वो लड़का जो रेपिस्ट है जब बाहर आता है एंटीसिपेटरी में, तो वो जेल ही नहीं गया। कहता है अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारे बहुत सारी टुकड़े करके तुम्हें फेंकूंगा। और ये रियलिटी है सर, ऐसा किया जाता है। फिर जो वो बेटी आवाज़ उठा रही है, उसको पता नहीं कहाँ पर मार दिया जाए, पता नहीं उसके साथ क्या किया जाए। और अगर ये सब नहीं किया गया तो डर के वजह से वो कोर्ट में बयान देने नहीं जा रही है, हॉस्टाइल हो जा रही है डर के वजह से, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। बहुत सारी बेटियां ऐसे केसेस में मुझसे कहती हैं, मैम इस व्यक्ति ने मुझसे शादी का प्रॉमिस करा था और इस वजह से मैं इसके साथ रही, हमारा ज़िंदगी का 7, 8, 5 साल निकल गया, परिवार को भी पता है, समाज में भी पता है, अब अगर कहीं और शादी करेंगे तो लोगों को पता है कि उसके साथ रह रही थी, अब हमारी कहीं और भी शादी होना मुश्किल हो गई है, और दूसरा ये व्यक्ति हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर अभी तो नया कानून आ गया है कि
इसमें मैरी टू प्रॉमिस में अगर दूसरा प्रोविज़न आ गया, रेप केस नहीं लगेगा। लेकिन पहले तो 376 ही लगता था। तो जब रेप केस करा तो उसमें वो लड़की कहती, मैम कैसे भी करके इससे मेरी शादी करवा दो। वो लड़का उसको पीट भी रहा है, वो लड़का उसको मार भी रहा है, वो लड़का उसको गाली भी दे रहा है। लेकिन वो उस लड़की के अंदर इनसिक्योरिटी इतनी है कि ना तो जॉब है, ना फिनेंशियल सिक्योरिटी है। मेंटली हम अपनी बेटियों को उतना स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं फील्ड में घूमने फिरने के लिए, सारा काम करने के लिए, कि वो डट कर के सामना करें इस सोसाइटी का। इमोशनली वो वीक है। तो ऐसे में जगह कहाँ है उनके लिए? इस पर विचार करने की ज़रूरत है सर। और ये सिर्फ एक जेंडर की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, ये बात एक देश की कैपिटल की है, जो विमेन के रूप में इंटेलेक्चुअल माइंड जो है उसको ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन उसको हम दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। देश के कोने अतरे में क्या होता होगा। दो चार बहुत ही गंभीर मामले हैं। अगर किसी ख़ानदान को हम ऐसे समाज में रहने लगे हैं कि हमको लगता है कि मेरी जो बेटी है उसने इज़्ज़त का ज़ेवर जो है संभाल करके रखा हुआ है, उसके साथ बलात्कार हो गया है, तो बताना नहीं है, क्योंकि आपकी इज़्ज़त जो है वो फिर लुट जाती है। ये माइंडसेट समाज का जो है ना, बेटियों को चुप रहने और घुटन की ज़िंदगी जीने देने के लिए मजबूर कर रहा है। वैसे लोग जो साथ रहते हैं, कोई लड़का किसी लड़की के साथ रहता है 5 साल 6 साल तक, उसकी इज़्ज़त नहीं जाती है, लड़की की इज़्ज़त जाती है। कोई दूसरा लड़का समाज में खड़ा होकर के उसका हाथ थामने को तैयार नहीं है, और उस लड़के को जो उसके साथ रहता रहा है 5 लड़कियां मिल जाएंगी क्योंकि वो लड़का है। यह जो हमारी मानसिकता है कि लड़का और लड़की दोनों में फ़र्क है, क्योंकि इज़्ज़त जो है वो लड़की ढो रही है। इज़्ज़त लुटती है तो लड़की के ज़रिए लुटती है, लड़का तो बिल्कुल पाक साफ है। और यह जो सामाजिक व्यवस्था है और हमारी मानसिकता है, हमारा रिवाज है, इसने लड़कियों के सामने एक बड़ी जंजीर डाल के रखी है। यह भी एक समस्या हमारी है। दूसरी बात, अभी आपने लिव इन की बात की। जो नया कानून बना है उसमें ये व्यवस्था अपलाई गई है कि आप 2-4 साल रहने के बाद ये नहीं कर सकते हैं कि भैया हम तो बस मर्जी से रह, शादी नहीं करेंगे। ये जो नया कानून है, लड़कियों के लिहाज से यह कितनी गुंजाइश पैदा करता है, कितनी राहत देता है? देखिए, ये मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत ही ये फेवर वाला कानून है, क्योंकि एक लाइफ का आपका बहुत बड़ा हिस्सा अगर किसी के साथ आपने मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और समाज के सामने आपने अगर एक्सपेंड कर दिया है, वहाँ बिता दिया है, तो वो एक कनेक्शन भी तो होता है। और डिपेंडेंसी, अभी हमने सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया कि हर फील्ड में विमेन जा कर के वर्क कर सकें, तो उसकी डिपेंडेंसी भी उस पर्सन पर हो जाती है। और सडनली उसको अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं, अब हमारा आपका नहीं कुछ भी चल सकता, तो वो जो फॉल्स मैरी प्रॉमिस है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कानून है मेरी नज़र में। क्या कहता है ये? अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को ये वादा करता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और ये कह कर के उसके साथ वो फिजिकल होता है, उसके साथ वो लिव इन में रहता है, तो फिर और बाद में डिनाई करता है, तो उसमें 10 ईयर का पनिशमेंट और उसमें कन्विक्शन है कि उसको करना पड़ेगा। अगर वो डिनाई करेगा इससे, तो वो क्राइम में कंसीडर करा जाएगा। अगर मैरी का प्रॉमिस नहीं है, नॉर्मल वो लोग आपस में लिव इन में रह रहे, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें फीमेल को, लड़की को ये प्रूफ करना होगा कि ये मैरिज का प्रॉमिस था। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, देश जो कि बहुत बड़ा है, दूर दराज के गांव में, छोटे छोटे थानों में जब महिलाएं जाती हैं अपनी शिकायत लेकर के, तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होती है, FIR नहीं होती है। और इसीलिए ये जो आंकड़े हम देखते हैं, जैसे एक आंकड़ा कहता है कि 2012 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो 2,44,000 थे, और 2022 में 10 साल बाद 4,45,000 थे। 4,45,000 वो हैं जो दर्ज हुए, कई गुना ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं हुए। और एक बड़ा संकट है। तो उन महिलाओं के लिए क्या रास्ता होता है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाएँ, FIR दर्ज करा पाएँ? देखिए राणा जी, अगर एक्चुअल में हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और हमारी महिलाएं वोकल होकर के जिनके साथ अपराध हो रहे हैं वो फ्रंट पर आकर के बात करें और केसेस दर्ज हों, तो हमें सबसे पहले ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा, वो वातावरण उनको प्रोवाइड करवाना होगा। और वो वातावरण कैसा होगा? फियरलेस हो, जिससे उनको डर नहीं लगे उस व्यक्ति से जो उनके साथ अपराध कर रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हो उनका, चाहे वो उनका कलीग हो,
चाहे किसी भी जगह पर क्राइम हो। तो वातावरण तो तब प्रोवाइड हम करवा पाएंगे जो हमारी पुलिस है वो कंफर्टेबल करेगी उस विक्टिम को कि नहीं, हम सेंसिटिव है। पुलिस का सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसने 112 नंबर कॉल किया, ये 112 नंबर कॉल जब मेरे पास केसेस आते हैं तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपको इमीडिएटली ये करना चाहिए। अभी भी मैं कहूँगी कि 50% जो रूरल एरियाज़ में फीमेल हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्राइम हुआ तो वो करें क्या, वो किससे शेयर करें, कहाँ जाएं। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहूँगी कि 112 नंबर अगर वो कॉल कर रही हैं तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उस फीमेल को ये कह करके कि नहीं, तुम थाने आओगी, तुम्हारे परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कैसे तुम मुकदमा लड़ने कोर्ट में जाओगी, 50 किलोमीटर दूर कोर्ट है। एक गांव की फीमेल, रीजनल एरिया की कोई फीमेल, और कोर्ट है उसकी 30-35 किलोमीटर दूर। मेन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर जो भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ पर वो कैसे जाएगी, उसके पास तो पैसे भी नहीं है कोर्ट जाने के। तो वजह पुलिस को ये सारी चीज़ें उसको मैनिपुलेट करने की जगह उसको बताना चाहिए कि कानून क्या है, और इसमें पंचायत का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। जैसे हमने पूरा पंचायती सिस्टम डेवलप कर रखा है अपनी कंट्री में, वैसे ही क्यों ना हम पंचायत को एसोसिएट करके कि विमेन को अवेयर करें कि आपके पास अगर ऐसे अपराध होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, रेप केसेस हो गए, तो आपके पास ही 112 नंबर है। आप पंचायत में भी वहाँ पर किसी फीमेल को आप बैठा सकते हैं एज ए वॉलंटियर। सरकार कर सकती है ये कि इमीडिएटली वो जा कर के वहाँ बताए कि मेरे साथ ये अपराध हुआ, वो फीमेल उसका साथ दे, थाने के साथ एसोसिएट होकर के। और फिर आप देखिए कि जो व्यक्ति अपराध किया है वो अपने आप डरेगा कि हम किसी भी हाल में नहीं बच पाएंगे। और उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वातावरण जब मिलेगा वो फीमेल को। अगर आज आपके पास फ़ोन है, अगर टेलीविज़न देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, अवेयरनेस वाले प्रोग्राम देखिए, आपके फेवर के कानून क्या है, सरकार बना रही योजनाएं क्या, आप उनको सर्च करिए। आप खुद अवेयर होइए और खुद आप इतनी डेयरिंग बनिए कि आपके अधिकार की लड़ाई कोई और तो बाद में लड़ेगा, पुलिस बाद में लड़ेगी, कोर्ट बाद में जाएगा मैटर, सबसे पहले आप अपने खुद के लिए खड़े होना सीखिए। और वो स्ट्रॉन्गनेस अगर आपके अंदर आ गई तो फिर वो सिस्टम भी सपोर्ट करने के लिए आपको मजबूर हो जाएगा। हालांकि अभी वो उतना कंफर्टेबल नहीं है अभी फीमेल के लिए। ये जो नया कानून बना इसमें ये हुआ कि आप डिजिटली एफआईआर लॉन्च करा सकती हैं, जीरो एफआईआर भी लॉन्च करा सकती हैं, अपने घर बैठे एफआईआर लॉन्च करा सकती हैं। पुलिस के ऊपर जिम्मा है कि वो एफआईआर लॉन्च करे और उसके बाद जो विक्टिम है उसको बताए, 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करे, 3 साल के भीतर केस जो है ना वो रैप अप हो। जी, ये आसान हुआ है या महिलाओं के लिए आसान होगा रास्ता? देखिए राणा जी, मैंने पहले भी कहा कितना अच्छा कानून है ना कि आप अगर घर में बैठी हैं, आपके पास फ़ोन है और आप अपना कंटेंट जो भी आपके साथ अपराध हुआ लिख करके आप कर सकते हैं। अब बताइए वो कहाँ लिखे, किसके लिए लिखे, वो कैसे लिखे, क्या हमने ये जो कानून बनाया है इसके साथ में वो अवेयरनेस उस गांव तक जो पीड़ित फीमेल है उस तक हमने पहुंचाया है? लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, ये पॉसिबल नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन। कानून कितना भी अच्छा बना लीजिए आप, ऐसे ही तो सबसे बड़ी जो ये खामियां हैं, जो ये लूप होल हैं, जो ये अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर ये जितना भी आप प्रोग्रेसिव कानून बनाएंगे उसका बेनिफिट हर फीमेल को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। वहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो कोलकाता का कांड रहा, इस कांड में अभी 3 रोज पहले जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने कहा कि इलाके के जो डीसीपी थे वो मेरे पास आए, उन्होंने ऑफर किया पैसे का और कहा कि इसको रफा दफा कर देते हैं। एक जगह पुलिस वाला है, एक जगह कोई समाज का दबंग आदमी होगा वो आ जाएगा, कोई रिश्तेदार जो मजबूत नज़दीक का है वो भी आ जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ें भी काम करती हैं ताकि महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं उनको दबा दिया जाए, माँ बाप को समझा करके मामला शांत कर दिया जाए। ऐसे केसेस आपके पास भी आते होंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक केस का जिक्र कर रही हूँ ललितपुर में। ये 2020 मई की घटना है। ये जब निर्भया केस कन्विक्शन हुआ था, 4 अपराधियों को फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास लोगों ने बहुत टैग किया कि मैम ये देखिए, एक 15 साल की बेटी है,
उसकी दोस्त जो है, उसका पिता, 15 साल की दोनों बेटियां हैं, उसका पिता, जिस बच्ची की 15 साल की जो बेटी है, उसकी फ्रेंड का पिता उसके साथ रेप करता है अपने घर में। और जब वो बेटी कहती है घर पर बता देंगे, तो उसको अपने ही घर में मिट्टी का तेल डाल करके जिंदा जला दे रहा है। वो बेटी की सांसें चल रही हैं, उसके परिवार को नहीं बताया उस अक्यूज्ड ने और उसकी वाइफ ने। वो जा कर के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए, जिससे उनके ऊपर एलिगेशन ना आए। जब उनके पेरेंट्स को और पुलिस के सामने भी बयान करवा दिए उस बेटी को डरा करके, जब उसकी सांसें चल रही हैं, कि तुम ये बोल देना कि हमने सुसाइड किया है, आत्महत्या करने की कोशिश की, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई को भी मार देंगे। वो बेटी पुलिस के सामने बयान दे देती है कि हमने आत्महत्या करने की कोशिश करी। जब उसके परिवार को पता चलता और जो वो एक्यूज्ड हैं वो जब साइड होते हैं, तब वो बेटी सारी घटना बताती है। पुलिस ने इस केस को सुसाइडल केस बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जब मैं इस केस में आई, मैंने इस बाद में उस बिटिया ने बयान दिए, उसके डैंग डिक्लेरेशन है, ग्वालियर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, उसका पता चला। जब मैंने 1 महीने एफर्ट लगाया, तब जाकर के उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। बाहुबली आदमी है, अगर गिरफ्तार नहीं होता तो शायद आज सांसद या विधायक भी होता। वो उस व्यक्ति से उस बेटी की माँ को जान से मारने की कोशिश की गई। उनके बेटे को, छोटा बच्चा जो है 8-9 साल का, उसको मारने की कोशिश की गई। मुझे भी धमकियाँ आई कि आप केस में पीछे हट जाइए, अगर नहीं हटी तो आप ललितपुर आकर के बहस करके दिखाइए। उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनको धमकियाँ मिली। आप सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है। हम कहते हैं कि नहीं, एक मैटर, अगर कोई मैटर मीडिया में हाईलाइट हो गया, उसके बाद की जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, ये बहुत डिफ़िकल्ट लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। कोलकाता केस में आप सोचिए कि वो बेटी, जिस बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है प्राइमा फेसाई, उसको देख करके कोई भी ये कहेगा कि ये मर्डर है और ये रेप का मैटर है। उसको आरजीकल मेडिकल हॉस्पिटल ने सुसाइडल बनाने की कोशिश करी। 14 घंटे बाद एफआईआर हुई है दर्ज। मैं जिस केस की बात कर रही हूँ वो एक डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है। ये उस हॉस्पिटल की बात हो रही है जहाँ पर सब अवेयर हैं कानून को लेकर के, जहाँ पर हर कोई लिटरेट है, जहाँ हर किसी को सब कुछ पता है और केस दिख भी रहा है प्राइमा फेसाई। उसके बावजूद भी 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हो रही है। और फिर उसके बाद उस बेटी की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना सर, कि पेरेंट्स जो है ना, उनका मनोबल इतना टूट जाता है, इमोशनली इतने ब्रेक डाउन होते हैं कि कभी कभी जो वो देख रहे होते हैं अपनी बेटी के साथ अपराध हुआ, वो सारी चीज़ें भी सही से नहीं लिखवा पाते एफआईआर में। और फिर वो उस एफआईआर को ग्राउंड बनाया जाता है कि देखो इसमें इन्होंने ये बात नहीं लिखी, इसलिए बेल ग्रांट करी जा रही है। और जो उनको ऑफ़र किया गया पैसों का, ये नई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आज ही मैं कोर्ट में डिस्कस कर रही थी अपने ऑफिस में। वो लेडी कह रही हैं जिनके साथ रेप हुआ कि उधर से ऑफ़र आया 10 लाख रुपए लेकर के, इसको सेटल करो, केस को नहीं करोगी तो कोर्ट में तो हम हर किसी को हर जगह मैनेज कर लेंगे, हम पुलिस को मैनेज कर लेंगे, हम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, और बाद में अगर तुम नहीं भी मानी तो हम तुम्हें बाद में तुम्हारे टुकड़े कर करके फेंक देंगे। ये रियलिटी है जी। निर्भया केस में मेरा आखिरी सवाल आपसे है, लंबी लड़ाई रही है जी। 6 आरोपी, एक ने सुसाइड कर लिया, एक कम उम्र के होने के कारण बाहर आ गया, बाकी 4 को फांसी हो गई। इस पूरी लड़ाई में कब कब आपको महसूस हुआ कि आसान नहीं है, जो सिस्टम है वो इंसाफ तक पहुंचने में बहुत बार रोकता है? देखिए राणा जी, 2004 में धनंजय चटर्जी को, जो कि कोलकाता में जिसने रेप किया था, मर्डर किया था, उसको फांसी हुई थी। उसके बाद 2020 में 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे एक बात बता रही हूँ, हमारे देश के अंदर टेररिस्ट को छोड़ करके प्रैक्टिकली फांसी की सज़ा सुनाया जाना तो आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर देना, फांसी पर चढ़ा देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको डेथ पेनल्टी से जिन लोगों को अवॉर्डेड किया गया, उनका कम्यूट कर दिया गया केस को। भुल्लर का केस है, बहुत सारे केस हैं, बच्चन का जो केस था उसमें 2 अक्यूज्ड को आजीवन कारावास में। क्योंकि ग्राउंड क्या बनाया जाता है
कि जिस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया है उसी को अगर आपने 15-16 साल जेल में रखा और फांसी नहीं सुनाई तो ये डिले का ग्राउंड बनता है कि इतना डिले हो गया है तो अब ये ग्राउंड है कि उनको फांसी नहीं दे सकते क्योंकि उनको आपने मेंटली टॉर्चर किया और इनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन है, इसलिए अब उनको फांसी नहीं दी जाएगी। और भुल्लर वाले केस में यही हुआ था। लेकिन निर्भया वाले केस में आप देखेंगे कि ये 10 साल भी कंप्लीट नहीं, 7 साल 3 महीने हुए। मुझे ये पता था कि ये ब्राउनी पॉइंट जो एक्यूज्ड के लॉयर हैं डिफेंस, ये कहाँ ढूंढ रही है, चाह रहे हैं कि हम जितना डिले कर लेंगे उतना ही हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, ब्राउनी पॉइंट मिलेगा। और कोविड तो आने वाला था, अगर ये फांसी अभी टल गई तो आगे फिर इनको फांसी नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली बहुत ही डिफ़िकल्ट था। कोर्ट में जब ये साकेत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसाइड हुआ 9 महीने में डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया, हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म किया, सुप्रीम कोर्ट में SLP 17 महीने तक पेंडिंग थी। उसके बाद रिव्यू पिटीशन 2018 में फाइनल हो गई। जब हम पटियाला हाउस कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन बन गया था क्योंकि साकेत का बसंत विहार थाने का, जब वहाँ पर गई तो मैं जज का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, जज साहब का भी, मैडम का कहना था और PP का भी कहना था कि अभी तो उनकी मर्जी बाकी है, अभी ये एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं लग सकती जिसमें उनको फांसी की डेट फिक्स हो सके। तो मैंने प्रोविज़न उनको बताए CRPC की कि ये है क्योंकि उनकी इस टाइम पर कोई पिटीशन कहीं पेंडिंग नहीं है। दिल्ली जेल मैनुअल, CRPC एंड सबनम यूनियन ऑफ इंडिया, जितने भी केसेस हैं उन सब का रेफरेंस देख करके तब अगले दिन मुझे बुलाया गया और कहा गया हाँ ये प्रोविज़न है, ये एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो आपकी मेंटेनेबल है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हर स्टेज पर हम सभी ने देखा कि 3 महीने तो सिर्फ फांसी की सज़ा टलती रही। वो इसलिए क्योंकि कानून के जो लूप होल है, एक केस आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो बच्चन का केस है, जिसमें ये कहा गया कि एक FIR है और उस एक FIR में एक से ज़्यादा अपराधी हैं, तो उन सारे अपराधियों को आप सेपरेटली नहीं, साइमल्टेनियसली ही आप हैंग करोगे। तो इसमें इसीलिए हम साथ चारों को सजा होगी। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस देश में हर 20 मिनट पर एक बलात्कार होता है, पिछले 20 साल में सिर्फ 5 ऐसे लोग रहे जिनको फांसी पर टांगा गया बलात्कार के मामले में। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था हमारी जो है वो कितनी लचर है या अपराध करने वालों के हक में है, इससे साबित होता है। बहुत सारे सवाल हैं, वो समाज का है, सिस्टम का है, और इन दोनों की कमियों के चलते विक्टिम जो है वो ज़िंदगी भर एक ज़ख्म लेकर के चलता है, परिवार ज़ख्म लेकर के चलता है। इसलिए सिस्टम को, समाज को दुरुस्त करना हमारा आपका काम है, लेकिन पहला ज़िम्मा हर लड़की का है और माँ बाप का है। आप आएँ, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच।